हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत आसान सा चैप्टर है। आप इसको 2 से 3 दिन ठीक से पढ़ेंगे तो इसका सवाल किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT एडवांस ही क्यों ना हो, बन जाता है। और इसमें रुचिकर है, ये इंटरेस्टिंग है। ये तो थोड़ा सा इसका बेसिक्स और फंडामेंटल से पढ़ाई कीजिए तो मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। ज़्यादातर बच्चे या इवन कई जगह टीचर्स लोग भी केवल फार्मूला रटाकर और फिर सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे मज़ा नहीं आता है ना। और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं पहले वो कोशिश करता हूँ कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं आप उसको सीखिए, ठीक है। सबसे पहले समझें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो रेशियो है वहाँ से कंसेप्ट कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे एक सर्कल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नाम सर्कुलर फंक्शंस भी है, क्योंकि वो सर्किल से ही निकलता है, सर्किल से बनाया गया है। आप स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ मिलेगी आपको। जैसे ये हुआ एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन करिए, यहाँ से एक पार्टिकल किसी सर्किल पे मूव करता है। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो अब यहाँ से यहाँ मूव किया तो मूव करने में वो जो रेडियल लाइन इसका है वो मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल बनाया, तो हम लिखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा। तो पार्टिकल जहाँ पहुँचता है सरकमफ्रेंस पे, वहाँ से आप क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम हुआ पी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका नाम हुआ बी, दिस इज बी, और ये आर हुआ। तो यहाँ डिफाइन किया गया कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि परपेंडिकुलर है 90 के सामने, ये रेडियस हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, तो वो पी बाई आर होता है। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो बी बाई आर होता है, और टैन थीटा जो है वो तो पी बाई बी होता है। पहले ये 3 बेसिक डेफिनेशन हुआ, उसके बाद कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक साइन वाली बात यहाँ पर आती है कि साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इसमें अपवर्ड जो परपेंडिकुलर जब ऊपर जाता है और बेस जब ओरिजिन के इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसके राइटवर्ड जब आता है तो अपवर्ड और राइटवर्ड को लिया गया पॉजिटिव ऐसे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नीचे आ जाए या बेस लेफ्टवर्ड आ जाए ऐसा, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आता है तो देखिए परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस के बराबर हो गया और बेस 0 हो गया। फिर अगर वो इसके ठीक सामने चला है यहाँ पर, यहाँ से घूम कर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो अब यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, यानी यहाँ से एंगल हो जाएगा कितना, पाई माइनस थीटा ऐसे। तो परपेंडिकुलर जो है वो अभी भी पी बन रहा है, जो यहाँ था एग्जैक्टली वही बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ जो एंगल थी इधर से भी वही एंगल है, तो जो ये हाइट है वही ये हाइट है, जो यहाँ बेस है वही यहाँ बेस है। लेकिन P एक्स एक्सिस के ऊपर है, अपवर्ड है, इसलिए साइन थीटा अभी भी पॉजिटिव होगा। लेकिन B लेफ्टवर्ड हो गया, इतना लेफ्ट साइड आ गया, ओरिजिन के लेफ्ट आ गया B, तो कॉस थीटा जिसमें B नेगेटिव है, R हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव है। टैन थीटा P बाई B, P पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो यहाँ टैन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ ना होकर एकदम एग्जैक्टली थीटा अपोजिट इधर आ जाए, इस साइड में आ जाए, यहाँ थीटा हो जाए ऐसे, तो अब ये जो एंगल बनेगी, इस एंगल का नाम हो जाएगा यहाँ से यहाँ पाई, और फिर इतना थीटा, इस एंगल का नाम हो जाएगा कितना, पाई प्लस थीटा। अब आप देखेंगे कि साइन पाई प्लस थीटा, हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रायंगल कहीं भी बन रहा हो, स्टार्टिंग से कितना एंगल ट्रिवन किया है उसके हिसाब से डेफिनेशन तैयार होता है। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, थीटा इधर से लेकिन ट्रेवल किया है पाई माइनस थीटा इतना, तो ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है, तो हम साइन थीटा नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि पाई माइनस सिर्फ थीटा ट्रेवल किया है, तो इस ट्रायंगल के स्टडी में कहेंगे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू पी बाई आर, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई आर, लेकिन बी निगेटिव हो गया है। अब क्या है कि पार्टिकल यहाँ से चलते हुए यहाँ से यहाँ पाई आया, फिर यहाँ थीटा हो गया, तो ये कितना एंगल ट्रेवल किया, पाई प्लस थीटा, लेकिन ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल के रेफरेंस पर बात करेंगे, लेकिन एंगल ये काउंट होगा पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा होगा पी बाई आर, लेकिन पी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जितना पी का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिला है, पाई प्लस थीटा पर एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू लेकिन नेगेटिव वैल्यू मिलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा जितना वैल्यू देगा साइन पाई प्लस थीटा उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये बेसिक्स है इसका। इसी तरह से आप क्वाड्रेंट में देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में पी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव, लेकिन बी नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव। टैन में देखिएगा कि बी भी नेगेटिव है और पी भी नेगेटिव है, तो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, वैल्यूज कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। कई जगह इसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में इसको जनरल वैल्यूज भी कहा गया। जनरल वैल्यूज का क्या सेंस है, आप इसको समझेंगे
जैसे मान लीजिए एक सर्कल लें और उसमें एक थीटा एंगल पर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाला कुछ, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ही ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो थीटा π/6 आता है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन ये यहाँ जो आएगा दिस बाई दिस p/r वो हाफ आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसके सामने जाएंगे तो यहाँ भी हाफ आएगा π - थीटा पर। फिर ये पॉइंट जो है अगर एक चक्कर लगाइएगा वहीं पहुँच जाएगा, फिर ये वैल्यू रिपीट कर जाएगा। दूसरा चक्कर लगाएंगे फिर रिपीट कर जाएगा, तीसरा चक्कर लगाएंगे फिर रिपीट कर जाएगा। तो कहता है कि थीटा के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को अगर जनरलाइज करना हो, चूंकि इनफाइनाइट आंसर होता है, आपसे पूछा साइन थीटा हाफ कितनी जगह होगा, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात सोचें तो हाफ आएगा एक 30 डिग्री पर, फिर एक रोटेशन दीजिएगा कंप्लीट तो 2π + 30 डिग्री, 2π + π/6, दो कंप्लीट रोटेशन देंगे तो 4π + π/6, इस तरह से। तो इसका एक्चुअल में इनफाइनाइट आंसर होता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में इंटरवल नहीं दिया जाए तो इनफाइनाइट आंसर होता है, तो इनफाइनाइट आंसर हम लोग लिख नहीं सकते। तो किसी एक आंसर को लेकर उसको एक फार्मूला फॉर्म में आंसर लिखा आता है, तो वो फार्मूला फॉर्म जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं जनरल वैल्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू जो हाफ आता है आप बाद में पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू रहता है थीटा इक्वल टू nπ + -1 to the power n × π/6। अब ये कैसे रहता है जनरल वैल्यूज में, ये मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसको समझिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आइए, पार्टिकल यहाँ ये 0 एंगल पर था ऐसे, अब यहाँ से उठते हुए इधर आया, ऐसे उठते हुए यहाँ आया। जब यहाँ आ गया तो आप देखिए कि इस पोजीशन पर आने पर P = R हो गया, लेकिन B 0 हो गया। फिर यहाँ से घूमता हुआ घूमता घूमता जब यहाँ आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ से मिला इसका P इतना हुआ, B लेकिन नेक्स्ट साइड आ गया। फिर उतरते उतरते जब यहाँ आ जाएगा, जब वो यहाँ आ जाता है तो P और छोटा हो गया, B और बढ़ गया, और जब एकदम यहाँ आ गया इस एंगल को क्या कहेंगे 180 डिग्री यानी पाई। तो इस पोजीशन पर क्या होगा, B और R बराबर हो गया है, लेकिन B का वैल्यू रेडियस के बराबर तो है लेकिन लेफ्ट डायरेक्टेड है, तो B का वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड में R के बराबर, साइन में क्या है अपोजिट है, ये ध्यान रहेगा। और P यहाँ 0 हो गया है। इसी तरह जब ये घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो आप देखिएगा कि P और R फिर बराबर हो गया है, P और R फिर बराबर हो गया, देखिए P डाउनवर्ड है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लिए, B को लिख दीजिए -R यहाँ पर, और P को यहाँ लिख दीजिए -R, लेकिन B यहाँ 0 है। फिर जब यहाँ घूमकर वापस यहाँ पहुँच जाते हैं तो इस एंगल का नाम हो जाता है 2π, एक रोटेशन के बाद इसका नाम हो गया 2π। अगर 2 रोटेशन देंगे तो इसका नाम होगा 4π, 3 रोटेशन देंगे 6π, इस तरह से अगर k रोटेशन देंगे तो नाम होगा k 2k × π, चूँकि एक रोटेशन में 2π एंगल बनता होता है ना, तो इसको लिखते हैं 2π के, ऐसे 2π के। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है निगेटिव हो जाता है, यानी कि अगर 0 से हम ऐसे चलें तो ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, -2π, ठीक है। 2 रोटेशन क्लॉकवाइज -4π, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि देखिएगा B जो है वो R के बराबर है, लेकिन P 0 है, परपेंडिकुलर तो यहाँ है नहीं, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ उतरेगा तो परपेंडिकुलर और छोटा होगा, ठीक है। अब जब यहाँ आ जाएगा तो P 0 हो जाएगा, लेकिन B R के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकलता है, पहले एंगुलर पोजीशन को देखें। ये एंगुलर पोजीशन जो है इसका नाम है कितना, 0 से यहाँ है, इसका नाम है π/2। इस एंगुलर पोजीशन का नाम है π/2, ठीक है। लेकिन जब एक चक्कर लगाएगा ये, तो एक कंप्लीट रोटेशन देने में 2π एंगल बनता है, यानी 2π ऐड हो जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो π/2 में 2π ऐड कीजिए तो हो जाएगा 5π/2। फिर 2 चक्कर लगाएंगे तो हो जाएगा 9π/2। इस तरह ये बढ़ता जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते जाएंगे और ये 2π ऐड होता जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जो π/2 है, अगर हम उल्टा चलें यहाँ से ऐसे, है ना, तो इसका नाम हो जाता है -3π/2। अगर उल्टा 2 चक्कर लगाते हैं तो नाम हो जाता है -7π/2। इस तरह एक सीरीज बनती है। तो इसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देखिए सीरीज बनती है, और इस सीरीज में कितने मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। तो इसका वैल्यू लिखना होगा एक फार्मूला फॉर्म में, है ना। वो आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो समझा रहे हैं आपको तुरंत। अब पार्टिकल यहाँ से घूमता घूमता यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा B = -R है, P = 0 है, और एंगुलर पोजीशन का नाम है कितना, 0 से पाई। अगर एक और रोटेशन पूरा लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा 3π, 2 रोटेशन लगा दें 5π एंड सो ऑन। अगर क्लॉकवाइज चलें ऐसे तो -π, क्लॉकवाइज 2 रोटेशन लगा दें -3π, इस तरह से। यहाँ पर आइए, ये एंगल यहाँ कितना है, ये इसका नाम है -π/2, ऐसे यहाँ से यहाँ -π/2। लेकिन अगर इसको एक रोटेशन कंप्लीट दे दें
तो -π/2 + 2π यानी 3π/2। फिर 2 रोटेशन दें तो हो जाएगा 7π/2, है ना, इस तरह 11π/2। और ये जो -π/2 था, अगर क्लॉकवाइज ही एक रोटेशन दें तो हो जाएगा -5π/2। तो अब देखिए हर पॉइंट पर एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। उस सीरीज को पहले समझे। इस पॉइंट के सीरीज का ये आ रहा है, और क्या देख रहे हैं आप इसमें, टोटल इवन नंबर से 0 +-2 +-4π, टोटल ऑल इवन नंबर। तो उसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे 2kπ इसका कलेक्शंस में, या 2nπ वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इस पॉइंट का जनरल वैल्यू हुआ 2kπ। k का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे 2π, 2 डालेंगे 4π, 3 डालेंगे 6π, -1 डालेंगे -2π, इस तरह से। तो इसका जनरल वैल्यू जो हो गया 2kπ। उस तरह यहाँ पर आइए, इसमें देखिएगा कि पाई तो कॉमन है, और -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, मैंने टोटल ऑड नंबर से कोई ऑड नंबर मिस नहीं कर रहा है। तो टोटल ऑड नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग 2k + 1 का इंडिकेशन करते हैं। 2k + 1 × π। इसमें k का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा 1, 1 × π। k का वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा 3 × π, 2 डालेंगे 5 × π, -1 डालेंगे -π। तो इस पोजीशन का जनरल वैल्यू हुआ 2k + 1 × π, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसमें देखिएगा कि π/2 तो सब में है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑड नंबर देखिए है -7, फिर -3, -7 है, -5 छूटा हुआ, फिर -3, फिर 1 है, फिर 5 है। अल्टरनेट ऑड नंबर है बिगिनिंग विद द फर्स्ट। π/2 ले लें तो देखिए यहाँ 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो इसको आप ऐसा समझिए एक सीरीज है, ऐसे 1, 5, 9, 13, इस तरह से, या इधर -3, -7। इस सीरीज को, ये भी ऑड सीरीज ही है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ऑड सीरीज। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से 4k + 1। अगर इसमें k का वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 आएगा, k का वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 आएगा, 2 डालेंगे तो 9 आएगा, -1 डालेंगे तो -3 आएगा। यानी कि ये जो एंगुलर पोजीशन है, इसका जनरल वैल्यू हो जाएगा 4k + 1 × π/2, ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे तो आ जाएगा 4k - 1 × π/2, ऐसे। ये 4 जो वेल नोन पोजिशंस हैं उनका जनरल वैल्यू ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि 4k + 1 जो नंबर्स का सेट है, अगर हम इसका यूनियन कर दें 4k - 1 सेट से, मतलब यहाँ जो नंबर्स हैं -7, -3, 1, 5, ये भी ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 1, लेकिन अल्टरनेट सीरीज है। ये भी ऑड सीरीज है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि जो नंबर यहाँ था वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ था वो वहाँ नहीं है। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है मगर यहाँ 3 है, यहाँ 5 नहीं है, वो यहाँ है। तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री सीरीज है, तो इन दोनों को यूनियन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2k + 1। आप इसको ऐसे समझें कि इसमें π/2 कॉमन लेने के बाद जो सीरीज आ रहा है -5, -1, 3, 7, 11, इस तरह का ये सीरीज, और यहाँ जो सीरीज बन रहा है ये सीरीज, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, यूनियन करने पर कंप्लीट ऑड सीरीज है। ये भी ऑड सीरीज है, बिगिनिंग विथ 3 कह सकते हैं, और 4-4 का गैप है। वो बिगिनिंग विथ 1 है, 4-4 गैप है। जो उसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, और मिला देते हैं तो क्या होता है, टोटल ऑड सीरीज बन जाता है। तो लोग कह सकते हैं इन दोनों का यूनियन कंप्लीट ऑड सीरीज यानी 2k + 1 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिएगा कि 2k है इवन नंबर्स, मतलब 0, 2, -2, 4, -4, और अगर इसका यूनियन कर दें हम कंप्लीट ऑड सीरीज से, है ना। ऑड सीरीज मतलब ये जो है 1 +-1 +-3 +-5, तो कंप्लीट जो ऑड नंबर है +-1 +-2 +-3 +-5, और कंप्लीट जो इवन नंबर्स है यहाँ, उन दोनों का यूनियन किया तो क्या होगा, ऑड और इवन दोनों मिला देते हैं। ऑड हुआ +-1 +-3 वगैरह, और इवन हुआ +-2 +-4 0, तो सबको मिला देंगे तो क्या होगा, कंप्लीट इंटीजर हो जाएगा। तो कंप्लीट इंटीजर को हम लोग केवल k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप इसमें आंसर ला रहे होंगे और आंसर ये दिया होगा किताब में, या किताब में इसका आंसर दिया होगा, आप ये ला रहे होंगे। तो कभी कभी इसमें आंसर में भी वेरिएशन दिखता है, तो वैल्यू डालकर उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ एक एंगुलर पोजीशन को समझने का तरीका। अब इसका फॉर्मूला डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर साइन की बात की जाए कि साइन थीटा 1 कहां होगा, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, पहले 0 पे ही बात कीजिए, साइन थीटा 0 कहां होगा। तो साइन थीटा होता है p/r, p/r 0 करने का मतलब p 0 होना। p कहाँ 0 होता है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, यहाँ भी p 0 है, और यहाँ भी p 0 था, क्योंकि b जो है वो r के बराबर है।
बी ही आर के बराबर हो गया। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है। पी जीरो हो गया, बी आर आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा जीरो होने का मतलब है कि पी को जीरो होना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर को जीरो होना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कहाँ जीरो है? एक यहाँ, दूसरा यहाँ। इस जगह का नाम क्या है? 2k इंटू पाई, और इस जगह का नाम क्या है? 2k प्लस 1 इंटू पाई। तो आप कह सकते हो कि 2k इंटू पाई ये जो सीरीज है और 2k प्लस 1 इंटू जो पाई है ये सीरीज है, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। पाई तो दोनों में है, 2k है इवन, 2k प्लस 1 है ऑड, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो अभी मैंने बताया इवन और ऑड का यूनियन करते हैं तो कंप्लीट इंटीजर से जाता है। कंप्लीट इंटीजर के लिए हम लोग केवल k केवल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्ट आया थीटा इज इक्वल टू k पाई वेयर k इज इंटीजर, ऐसे, ठीक है। इसी तरह अगर cos थीटा जीरो सोचे, cos थीटा जीरो कहाँ होता है? तो cos थीटा तो होता है b बाई आर, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई आर, b बाई आर जीरो, उसके लिए b को जीरो होना पड़ेगा। b कहाँ जीरो है? तो b यहाँ जीरो है, देखिए, एक ऊपर में इस पोजीशन पे और दूसरा नीचे में इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ b जो जीरो है इस पोजीशन, इसका जनरल वैल्यू था 4k प्लस 1 पाई बाई 2, और नीचे वाला जो है उसका नाम है 4k माइनस 1 पाई बाई 2। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 4k प्लस 1 एक ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 1, 4k माइनस 1 ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 3 या माइनस 1, ऐसा कर लिए, और दोनों का यूनियन कर देते हैं तो क्या होता है? टोटल ऑड सीरीज मिल जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है थीटा इज इक्वल टू टोटल ऑड नंबर्स यानी 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि tan थीटा जीरो कहाँ होता है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग साइन कॉस टैन में ही निकालते हैं, अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। tan थीटा पता है आपको कि ये बराबर होता है p बाई बी, p बाई बी जीरो, p बाई बी जीरो में p ही जीरो आएगा। तो p कहाँ जीरो था? वहीं जहाँ साइन थीटा जीरो दिखा हमने, तो इसका भी आंसर थीटा बराबर k पाई ही होता है। ये हुआ कि साइन कॉस टैन इंडिविजुअली जीरो कहाँ हुआ, उसके बेसिस पर जनरल वैल्यू का फॉर्मूला हमको क्या मिला, ठीक है, ये याद रख लेंगे हम लोग। सेकंड फॉर्मूला हम लोग डेवलप करते हैं 1 के लिए, कि अगर मान लिया पूछा जाए कि साइन थीटा 1 कहाँ हुआ, तो साइन थीटा 1 कहाँ होगा? क्योंकि आपको पता है कि p बाई आर होता है साइन थीटा, p बाई आर 1, यानी कि p और r बराबर होना चाहिए। तो p और r बराबर कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर p और r बराबर है, देखिए यहाँ नीचे वाले में p बराबर माइनस r हो गया, डाउनवर्ड होने के चलते माइनस हो गया, यानी सिर्फ यही पोजीशन है जहाँ साइन थीटा 1 हो सकता है, और इस पोजीशन का नाम क्या है? 4k प्लस 1 पाई बाई 2। तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसे, ठीक है। अगर दिया जाता कि साइन थीटा माइनस 1 कहाँ है, कभी कभी हो सकता है केवल माइनस 1 आंसर में आ जाए आपको, तो माइनस 1 यहाँ आया, इसका वैल्यू क्या है? तो थीटा आ गया यहाँ पर 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि cos थीटा 1 कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, cos थीटा 1 कहाँ होगा, तो चूंकि cos थीटा b बाई आर होता है, b बाई आर मतलब b बाई आर 1 होने का मतलब b और r बराबर होना चाहिए। तो b बराबर r देखिए यहाँ मिल रहा है इस पोजीशन पर, यहाँ राइट वर्ड b और r बराबर, और इस पोजीशन का नाम क्या है? इवन पाई, 2k पाई। तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 2k पाई, ठीक है, इवन पाई। इसी तरह cos थीटा माइनस 1 कहाँ होगा? तो cos थीटा माइनस 1 के लिए आपको क्या चाहिए? b बाई आर इक्वल टू माइनस 1, यानी b इक्वल टू माइनस आर, b नेगेटिव, तो वो इधर आ रहा है b इक्वल टू माइनस आर इस पोजीशन पे। इसका नाम क्या है? ऑड इंटू पाई, कंप्लीट ऑड है, नो मिसिंग, नो ऑड इज मिसिंग। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो साइन कॉस टैन जीरो कहाँ हुआ और साइन और कॉस 1 कहाँ हुआ, इसका ये पहले रिजल्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं जनरल वैल्यूज पर कि अदर वैल्यू अगर हो 0 और 1 छोड़कर तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे का फॉर्मूला देखेंगे, जैसे साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, साइन थीटा 1, है ना, वगैरह वगैरह हम लोग निकाले। अब हम लोग आते हैं कि अगर 0, 1 इंक्लूड करते हुए अदर देन 0, 1 भी वैल्यू हो तो कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो कहता है कि साइन थीटा अगर कोई वैल्यू k आ जाए, k माइनस 1 to 1 हो तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर k का वैल्यू मोर देन 1 हो या k का वैल्यू लेस देन माइनस 1 तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर माइनस 1 से 1 के बीच कोई वैल्यू है तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन अल्फा माना, और यहाँ जो अल्फा होगा वो माइनस 90 से 90 के बीच की कोई वैल्यू आपको लेनी होगी। जैसे साइन थीटा अगर हाफ आता है तो आपको साइन 30 यहाँ लेना होगा,
साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ आता है, तो यहाँ लेना होगा साइन माइनस 30 डिग्री, इस तरह से। साइन थीटा अगर आ गया 1/√2, तो यहाँ लेना होगा साइन 45 डिग्री, अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इस तरह से तब फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला हमेशा मिनिमम मैग्नीट्यूड को लेकर तैयार किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं इसको। साइन थीटा बराबर जो वैल्यू थी उसको हमने साइन अल्फा लिया, जहां अल्फा माइनस π/2 से π/2 के बीच है। उसके बाद उसको लेफ्ट साइड ले जाइए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, है ना। फिर इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0, ऐसे, ठीक है। और जो पढ़े हैं उसको अप्लाई भी कर लिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 है, तो बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं, लिखते हैं इधर cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। ये cos कब 0 होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि cos 0 होता है 2k + 1 π/2 पर, और साइन 0 होता है जब उसका एंगल k पाई हो जाए। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये हुआ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा आपका आ गया 2k + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये एक आंसर हुआ, और यहाँ आ गया थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा। तो आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का 2 जनरल सोल्यूशन मिल रहा है, एक थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा, एक थीटा इक्वल टू 2k + पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग और आसान करने के लिए चाहेंगे कि ये दोनों भी एक ही स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाए, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होगा, तो देखिए इसको यहाँ फर्स्ट में देखिएगा कि थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 2k + 1 इंटू पाई, और इस -1 को लिख दीजिए प्लस -1 टू द पावर 2k + 1 इंटू अल्फा, फिर इसको a मान लीजिए आप, ये रिजल्ट को। इस तरह सेकंड जो रिजल्ट है, ये सेकंड, इसको लिखेंगे 2k इंटू पाई, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस को आप ले सकते हो -1 टू द पावर 2k, क्योंकि -1 का पावर इवन क्या होगा, +1 हो जाएगा, इंटू अल्फा, और इसको आप b मान लीजिए। तो अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को गौर करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है, बस यहाँ ऑड का प्रयोग हुआ और वहाँ इवन का। यहाँ कंप्लीट ऑड है, नो ऑड इज मिसिंग, वहाँ कंप्लीट इवन है, नो इवन इज मिसिंग। तो जो हम ए और बी का यूनियन करेंगे सो दैट कि दोनों रिजल्ट एक ही फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या करना होगा, इसको लिखना होगा थीटा इज इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k इंटू अल्फा। अगर हम k ऑड लेते हैं तो वो पहला आंसर को दिखाएगा, अगर k इवन लेते हैं तो दोनों आंसर को दिखाएगा। इस तरह दोनों का यूनियन करके ये आया। तो जब कभी भी आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिखाई दे, आप सीधे ये लगा देंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो तुरंत आप 1/√2 को लिखेंगे साइन π/4। अब अल्फा का काम π/4 कर रहा है, और फार्मूला ये याद रखना होगा। को नहीं याद रहा तो पुर्जा बना के ले जाइए और पकड़े जाइए तो आप समझिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है, याद ही नहीं होता है, पुर्जा भी नहीं ला सकते हैं, तो फिर ये सवाल देखिएगा मत, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा k पाई प्लस -1 टू द पावर k इंटू π/4, ऐसे ये हुआ, ठीक है। ये 2 हो गया है, ये अल्फा लिखा गया था 2 है। चलिए उतना मिस राइटिंग आप समझ जाते होंगे कि ये मिस राइटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे सामने है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू k था वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू k का। तो यहाँ भी k की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 1 और -1, तब जाकर के आपका सोल्यूशन मिलता है। अगर k का वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन -1 हो गया तो फिर कहेंगे हम लोग नो सोल्यूशन। लेकिन अगर -1 और 1 के बीच में है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो k के लिए हम लोग सबसे पहले कॉस अल्फा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फा क्या होना चाहिए, तो यहाँ अल्फा जो होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, ये समझिएगा। ऐसा क्यों, साइन में क्या होता है कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट वहाँ पॉजिटिव वैल्यू होता है, और 0 के नीचे -90 टू 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू मिल जाता है। लेकिन कॉस में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 भी पॉजिटिव होता है, और 0 से नीचे -90 वहाँ भी पॉजिटिव ही होता है। तो निगेटिव वैल्यू कैसे मिलेगी, तो निगेटिव वैल्यू 2 जगह मिलती है कॉस में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड लेके चला जाता है ताकि फार्मूला ईजी बने, ठीक है।
जब साइंटिस्ट लोग इजी फार्मूला बनाते हैं तब तो साइंस इतना टफ लगता है, मैथ इतना बेकार लगता है। अगर जैसा तैसा बनने लगेंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इजी डेटा लिया जाता है। तो कॉस नेगेटिव है दो जगह, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो फॉर्मूला बनाया गया किसको लेकर, सेकंड क्वाड्रेंट को लेकर। यानी कि अगर 0 से 1 के है तब तो अल्फा 0 से 90 जाएगा, और अगर के का वैल्यू निगेटिव होगा -1 से 0 तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, यानी 90 to 180। इसलिए यहाँ जब के -1 से 1 है तो फॉर्मूला डेवलपमेंट के लिए एंगल जो होगा वो 0 से पाई के बीच ले जाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि कॉस थीटा कॉस अल्फा है तो उसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये अल्फा माइनस थीटा बाई 2 बराबर 0 हो जाता है। इसको एक स्टेप बढ़ते हैं हम लोग, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, थीटा को नेगेटिव में नहीं रखना, थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा को पॉजिटिव में ही रखना है, इसीलिए हम माइनस निकाल लेते हैं, इंटू माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे इसके बाद हम लिखते हैं कि इधर द फर्स्ट टर्म इज 0, यानी साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और द सेकेंड टर्म यानी साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसा। अब देखिएगा फर्स्ट से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ये आ रहा है के पाई, और यहाँ आ रहा है थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू के पाई, ठीक है। तो थीटा यहाँ आ रहा है 2 के पाई प्लस अल्फा, इसको ये मान लीजिए, और यहाँ थीटा आ रहा है, सॉरी यहाँ हो रहा है माइनस अल्फा, 2 के पाई माइनस अल्फा, और यहाँ हो रहा है थीटा इक्वल टू 2 के पाई प्लस अल्फा, ये बी हो गया। तो अगर हम ए और बी का यूनियन करें ताकि दोनों रिजल्ट मिलकर एक रिजल्ट और एक फॉर्मूला बने, तो थीटा बराबर आ जा रहा है 2 के पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी जहां कहीं भी आपको कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिखे, ये जहां दिखे तुरंत आप ये लिखेंगे, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला और आंसर आपका, ठीक है। एग्जाम्पल समझना चाहिए तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा कॉस पाई बाई 3, जो कॉस 60.5 होता है। अब ये फॉर्म लगाएंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये अल्फा हो गया, तो ये फॉर्मूला रिजल्ट लगेगा थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव में दे दिया जाता आपको कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -12, तो कॉस का नेगेटिव वैल्यू कहाँ लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है ये हो जाती है 120, यानी cos 2 पाई बाई 3, ऐसे। फिर देखिए आपको cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, अल्फा काम करेगा 2 पाई बाई 3, तो थीटा जो है वो हो जाएगा 2 के पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है, इस तरह। अगली आर्टिकल है या अगला फार्मूला जो हम लोग का डेवलप होगा वो इस पर है कि tan थीटा अगर कोई नंबर k के बराबर होता है तो उसमें k माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या था कि k का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना पड़ता था, ठीक है, -1 और 1 के बराबर तक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले जो नंबर k होगा उसके लिए हम tan इसको k इक्वल टू tan अल्फ़ा हम ये एज्यूम करेंगे, ठीक है, और ये जो अल्फ़ा होगा -90 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि अगर tan का ग्राफ याद होगा तो याद कीजिएगा, या मैं दिखा देता हूँ आपको। tan का ग्राफ इस टाइप से होता है कि यहाँ ये π/2 रहा इधर, और इधर -π/2 रहा इधर, ये तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे। तो k का वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी रहा, इसका आधा 0 टू इन्फिनिटी, देखिए 0 0 पर हुआ, इन्फिनिटी चला गया π/2 के जस्ट पहले, है ना। उसी तरह अगर k का वैल्यू यहाँ निगेटिव लेते हैं, एनी नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर देखिए 0 से इधर नीचे कहाँ चला जाएगा, -50 तक। तो -π/2 से 0 में tan का वैल्यू जो आएगा वो -इन्फिनिटी से 0 आएगा, और 0 से π/2 में इसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, तो इसीलिए ये इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। अब इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसको लेफ्ट में ले आइए, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0, फिर उसको ब्रेक कर लिए साइन बाई कॉस में, ठीक है,
इसके बाद देखिएगा नीचे हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। और साइन जो 0 होता है उसका जनरल वैल्यू होता है n पाई या k पाई, वेयर k इज इंटीजर। तो थीटा का वैल्यू आ गया k पाई प्लस अल्फ़ा। तो जहाँ कहीं भी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा दिखता है ना, जहाँ कहीं भी ये दिखाई पड़े आपको डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इक्वल टू k पाई प्लस अल्फ़ा। जैसे अगर मान लीजिए किसी सवाल को सॉल्व करने में अगर आ गया कि tan x इज इक्वल टू √3, तो सबसे पहले √3 को क्या करिएगा tan पाई बाई 3 लिखेगा और x का वैल्यू लिख लेंगे k पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अगर यहाँ माइनस √3 आएगा, मान लीजिए कि चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे tan x इज इक्वल टू माइनस √3, तो आप इसको tan माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, tan माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और तब x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा k पाई, है ना, माइनस पाई बाई 3, इस तरह से, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मैंने डिराइव कर दिया, इसको कंसेप्चुअली समझें और याद करें। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ऐसे सवालों में अगर इंटरवल नहीं दिया हो, जैसे 0 से 2 पाई, माइनस 2 पाई से 2 पाई, इस तरह का इंटरवल नहीं दिया हुआ हो, तो आपको हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें इसको किस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू के ज़्यादा आसान रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू के बराबर साइन अल्फ़ा, और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हम लोग लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ साइन थीटा को आप मान लीजिए x, ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2 और 0। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिना माने भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √b² यानी 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 यानी प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऐसे। और इसकी वैल्यू हो जा रही है 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो x जो कि साइन थीटा है, इस साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है 3 प्लस 5 8/4 यानी 2, जो पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन सेकंड है 3 माइनस 5 यानी माइनस 2/4, ये हो जाएगा माइनस हाफ, और ये पॉसिबल है। इसका आंसर निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री हाफ होता है और साइन माइनस 30 डिग्री माइनस हाफ होता है, तो यहाँ माइनस 30 यानी माइनस पाई/6 लिखेंगे। तो अब आपके सामने फॉर्मूला ये यूज होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई/6 यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। और वैसे में फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर k इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी माइनस 5/6, तो ये आंसर हुआ आपका, ठीक है।